बट ये भी समझ में आना चाहिए, जो लोग मैच्योर्ड है तो उन लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लेक्चर स्किप करोगे तो हो गया फिर आप लोग का। 12th स्टैंडर्ड में आया तो मैच्योर तो हो ही गया, इतना तो समझ में आ ही जाता होगा आप लोगों को कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बेकार है। तो मेरे हिसाब से तो आपको अटेंड करना चाहिए। बट हमेशा ये ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले लेक्चर में ज़्यादा होते हैं और फिर गायब हो जाके कम हो जाते हैं। जो भी कर रहे हैं उनका नुकसान ही है, बाकी आपकी मर्जी। मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, नंबर जब तक उतने नहीं हुए तो इधर और वेट करते फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो काफ़ी वेट कर लिया, ओके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? यस सर। ठीक है चलो ओके बढ़ते आगे। मैं बता रहा था आपको इक्विवेलेंट वेट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझो AlCl3 है आपके पास, अब चाहे एल्यूमिनियम का पूछे या क्लोरीन का पूछे दोनों का सेम होता है इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर। कैसे पता करते हैं एक्चुअली? टोटल चार्ज एल्यूमिनियम पे कितना है +3, उसके आगे का नंबर भी मैटर करता है। क्लोरीन के ऊपर नो डाउट माइनस होता है बट 3 भी तो आएगा उसको जब डिसोसिएट करोगे। तो टोटल कितना है एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज? 1 × 3 3। क्लोरीन पे भी कितना है? 1 × 3 3। माइनस नहीं है यहाँ, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है? 3। इधर क्या है? 3 × 1 3। वैलेंसी फैक्टर एक्चुअली कितना होने वाला है? 3, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या क्लोरीन हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। मैं आपको Yes, एक और sir. एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझो आपको मैंने दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है कैल्शियम कैसे ब्रेक होने वाला है? Ca+2 प्लस 2Cl-। आप चाहे इसका देख लो, किसी एक को सिलेक्ट कर लो, सेम ही आने वाला है। आपने कैल्शियम को सिलेक्ट किया तो भी 2 ही आने वाला है, क्लोरीन को सिलेक्ट किया तो भी 2 ही आने वाला है। वैलेंसी फैक्टर चेंज नहीं होता। कटायन तो इसीलिए या तो कटायन का ले लो या एनायन का ले लो, किसी एक को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बट अभी समझो प्रिसाइजली सिर्फ उन्होंने सिर्फ Cl- दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया Cl-, कुछ कंपाउंड नहीं दिया, तो 1 ही लोगे ऑब्वियसली। किसके साथ? Cl तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, सिर्फ Cl- दिया तो ऑब्वियसली वैलेंसी फैक्टर 1 ही लोगे। तो लॉजिकल है, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है ये तो। यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा 2 क्लोरीन है 3 क्लोरीन है? तो यहाँ तो आपको यही लेना है। समझ में आया? क्लियर है? वैसे क्वेश्चंस करेंगे तो और आइडिया आ जाएगी, थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा। ठीक Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? मैं अभी वापस पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। EW वेट हम पहुँच गए थे। Z को मैंने लिख दिया था EW/F/Q। मैंने बता दिया EW का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैं वैलेंसी फैक्टर को इस चैप्टर में N से डिनोट करूंगा, हालांकि N नंबर ऑफ मोल्स को भी डिनोट करता है, और मैं यहाँ पर N से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ जाना, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर N है, इंटू F इंटू, आपको पता है ये फिजिक्स है, Q क्या होता है एक्चुअली? I इंटू T। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ये फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी फाइनल नहीं बोल सकते, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट N, इसकी जगह आप लिख सकते हो 96500 I इंटू T। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। समझ में आया है पूरा डेरिवेशन कैसे मैंने किया है? तो आपको जब भी वेट निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? किस मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा, तो क्वेश्चन में भी दिया होगा, और नहीं दिया तो आपको मैंने सिखाया, लिस्ट से भी याद रख सकते हो, मोस्टली दिया होता है। ऑब्वियसली बोर्ड के एग्जाम में तो डेफिनेटली दिया, इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में भी दिया होता है। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया है। ये नंबर तो एक कांस्टेंट है, करंट हमेशा दिया रहता है, टी हमेशा दिया रहता है। कभी कभार वो लोग करंट
नहीं देते हैं और टाइम भी नहीं देते हैं, तो वो लोग फिर क्या देंगे, क्यू देंगे। तो डायरेक्टली आई इंटू टी करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो यही डायरेक्ट क्यू की वैल्यू पुट करनी है। समझा? ये फाइनल फॉर्म है। क्लियर? नहीं सुन पा रहे हो क्या? हेलो? अच्छा, मैंने म्यूट कर रखा है। ओके, समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो बुक में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से दिया है, मैं वो भी समझा दूंगा। पहले हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं और हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं कि आंसर सही आता है क्या। ठीक है, फिर हम ये भी देख सकते हैं क्लास इसका जो बुक में दिया वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो। वेट इज इक्वल्स टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले वाला यही क्वेश्चन। क्या दिया है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल produced at the cathode during the passage of 5 ampere current through CuSO4 solution for 100 minutes. Molar mass of Cu is 63.5 gram per mole. एक चीज और, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, मिनट में दिया है कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा ही यूनिट ऑफ टाइम आपको इतना तो पता ही होगा, सेकंड। अब क्लियर कर देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आई दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर आप खुद निकाल सकते हो। क्लियर, आप सामने दिख रहा है CuSO4 है, बच्चों बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। मैसेज, हाँ मैसेज मैसेज मैसेज, क्या वैलेंसी फैक्टर होना चाहिए आपके हिसाब से कॉपर का इस कंपाउंड के हिसाब से? परफेक्ट, सबको पता है, सबको पता है कि CuSO4 कैसे स्प्लिट होता है, Cu+2 SO4 -2, किसी एक को सिलेक्ट कर लो, 2 ही आने वाला है। वैलेंसी फैक्टर भी आपको पता है, चलो सॉल्व करो, ट्राई करो, चलो फिर देखते हैं आंसर हमारा सही आता है कि नहीं आता है। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन आपको मैंने पूरा बता दिया। चाहिए तो मैं ऊपर फॉर्मूला लिखता हूँ, रुको, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या पता आपको याद है कि नहीं। वेट हमें पता करना, राइट? फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू एफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको पता है उसकी वैल्यू, राइट? आई इंटू टी। चलो सॉल्व करो आराम से, अच्छे से सॉल्व करना। मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, मैं म्यूट कर रहा ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, सॉल्व करो चलो। 5 मिनट रुकूंगा मैं, 5 मिनट एटलीस्ट, उसके बाद मैं बता दूंगा।
ओके, एक आंसर आया है, 2 आंसर आ गए, दोनों का बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने क्या मोबाइल से कैलकुलेट किया क्या? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आंसर देखते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट प्लीज़ ध्यान रखना, मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करो, बेटर है, क्योंकि मैंने प्रीवियस बैच में भी देखा था एक्चुअली, वो लोग बराबर से करते नहीं थे, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। कुछ ही लोग थे जो शायद कैलकुलेट करते थे और रिजल्ट भी सामने है। तो मोबाइल की आदत अच्छी नहीं है, और बोर्ड एग्जाम्स आदत पड़ जाती है ना, फिर हम कैलकुलेशन करने में फिर वो लगता है हमें कि कौन करेगा ना। इट्स ओके, अभी फिलहाल ठीक है। फिलहाल मुझे ये देखना है आपको का आंसर सही है नहीं। 2 लोग का आंसर आया है। ज़्यादातर आप अपनी हैबिट यही रखो कि आप लॉग बुक एंड ऑल उसको यूज़ करो, क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, एक अपने एक फ्रेंड के बारे में शायद बताया भी होगा मैंने, अपने अपने फ्रेंड के बारे में, पता नहीं मैंने कहाँ बताया है, आपको बताया नहीं बताया ये भी पता नहीं, और बताया तो आप ऐसे समझ लो कि वापस घिसा पीटा वापस बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा फ्रेंड है, वो खुद अभी एमबीबीएस है, बट क्या हुआ था कॉलेज के एग्जाम में ना, हम प्रैक्टिकल एग्जाम में साथ में, वो मेरे सामने था एक दिन, और हमें ना एक्चुअली आपको पता होगा कि टाइट्रेशन करके एक्सपेरिमेंट होता है, 11th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा सबने, टाइट्रेशन, यस सर। है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो क्या हुआ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसने पूरा कर लिया, और लास्ट में कैलकुलेशंस करने होते हैं, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 करके एक कैलकुलेशन है, न्यूट्रलाइजेशन करके रिएक्शन होता है, और वो कैलकुलेशन करना था। वो बंदा जो इतना टैलेंटेड है, तो काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज भी लाया उसने 12th में, और बहुत टैलेंटेड, बट वो वहाँ पर जब कैलकुलेशन की बारी आई ना, वो भूल गया, लॉग कैलकुलेशन ही भूल गया, बोलते कैसे करते हैं, मेरे को आ ही नहीं रहा है। मैंने बोला ये क्या बात कर रहा है, बोलते मेरे को आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो थोड़ा स्टक हो गया था, डर वर गया होगा, इसकी वजह से उसका माइंड ब्लॉक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभार क्रिएट हो जाती है, डर वर की वजह से भी ऐसा होता है, और अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो भी ऐसा होता है। तो अभी सब कुछ उसने निकाल के रख दिया, बट अभी वो फाइनल आंसर नहीं लेके आ पाया। ये एक ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही एक चीज़ है कि प्लीज़ हो सके तो आप लॉ कैलकुलेशन ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड्स में तो हमें लॉग से ही करना है। चलो ठीक है, 3 आंसर आए हैं, देखो सही है आपका आंसर तीनों का। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इन्होंने इस तरह से नहीं किया होगा, इन्होंने अलग तरीके से किया होगा। ठीक है, इसका आंसर है 9.87, 9.87। ठीक है, तो 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों का आंसर सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन चलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इन्होंने तो पता नहीं क्या स्टोइकियोमेट्री और मोल रेशियो ये सब निकाला है, इनका एकदम अलग ही तरीका है करने का, बट आप मेरा मेथड भी फॉलो करोगे ना एग्जाम में, आपको कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला है। ठीक है, आप ये वाला मेथड करके भी आंसर निकाल सकते हो। अभी देखो, इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्यों नहीं पूछ सकते हैं, है ना। आपको कभी कभार मार्क्स दिया होगा, तो आपको कभी कभी वो लोग करंट पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको टाइम पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन देखते पहले समझते हैं। सोल्यूशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए आपको, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लिखा देखो। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, उधर से समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं टाइम पूछने वाले हैं लोग। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। आपको मैं बता दूं, सिल्वर पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। कभी कभार है ना, लोग ने अभी दिया ही नहीं है यहाँ पर, कैसे पता चलेगा हमें सिल्वर पे कितना चार्ज। मैं आपको बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, और हमें पता भी चलने लगता है कि इस पे क्या चार्ज है। सिल्वर पे आपने स्कूल में भी देखा होगा, वैसे सबको पता होता है AgCl होता है करके, AgCl कंपाउंड बनता है, तो ऑब्वियसली हमेशा सिल्वर पे कितना होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो वहां से हमें उसका बैलेंस फैक्टर मिल गया, वेट उन्होंने दिया ही है, करंट उन्होंने दिया ही है, मोलार मास भी उन्होंने दिया ही है। ठीक है, बस सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आप T निकाल सकते हो वापस, इसी क्वेश्चन। समझ में आया, कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके, कर सकते हो ये क्वेश्चन। यस हाँ सर। सर। तो ये तो आप एक बार वापस देख लो, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ तीन आंसर्स आए हैं उनको। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जिनका नहीं होता है वो लोग घर पे ट्राई करो, ऑब्वियसली सबका थोड़ी आएगा एक साथ, नहीं पॉसिबल है, बट आपको अच्छा स्कोर करना है, और आपको कॉन्फिडेंट एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाना है। बेटर है कि आप उसी समय वही काम, जितना दिया उतना काम कर लो। मैं आपको वैसे भी होमवर्क नहीं देता, ठीक है, एटलीस्ट इतना करा करो कि जिनके क्वेश्चंस नहीं होते वो लोग घर पे ट्राई करो। ठीक है, और अगर कोई एकदम टफ क्वेश्चन है, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन बताया था मैंने क्लास में,
तो वो लोग जिन्होंने आंसर सॉल्व किया था वो लोग भी करो वापस, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ ऐसे करना होता है, ऐसा अप्रोच होता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है हमें, ये भी उसी टाइप का ही है, वही फॉर्मूला यूज करके करना है हमें, ये तो हो जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. तो ये आप लोग होमवर्क करो, ये आप क्वेश्चन होमवर्क करके मुझे बताना कि आपका आंसर इससे मैच करता है या नहीं करता है, क्योंकि बुक का कोई भरोसा नहीं। अगर कुछ डेविएशंस आए आंसर में तो मुझे बता देना। आंसर्स सेकंड में और मिनट में दोनों में निकाल के, जब आपके बोर्ड्स में एग्जाम में आप सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर सेकंड में आएगा ना, तो भी उसको मिनट में कन्वर्ट करके साइड में बता देना, उसको मिनट कन्वर्ट करके दोनों आंसर बताना, सेकंड में भी मिनट में भी। और अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है मिनट्स में, तो मिनट्स में ही बताना है। अगर उन्होंने मेंशन करके रखा आज में, तो आपको आज में ही बताना पड़ेगा। कुछ मेंशन नहीं किया, सेकंड में भी आंसर, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप सेकंड में भी उसको रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेंशन करके रखा है सेकंड में, मेंशन करके रखा है मिनट्स में और आज में, तो फिर उनको मिनट्स और आज में ही चाहिए। वरना आप सेकंड्स में भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है और सेकंड्स में भी आप उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, टाइम है तो करके रखो। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। इतना समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं थोड़ा बहुत। इन्होंने भी घुमा फिरा के वही किया होगा, थोड़ा अलग तरीके से देख लेते, क्योंकि बुक का है। ओके, अब क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ था, ये जो मैंने अभी समझाया ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। क्या फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है, फैराडे ने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये उनका फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ बाद में देखते हैं, फिलहाल पहले ये पढ़ लेते हैं, 2 ही लॉ है। ओके, quantitative aspects of electrolysis, the mass of reactant consumed or the mass of product formed at an electrode during electrolysis can be calculated by knowing the stoichiometry of the half reaction at the electrode. लॉजिक सी बात है। स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको बताया ना, स्टोइकियोमेट्री आपको अगर नहीं पता होगी तो आप बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे। इन्होंने वही चीजें स्टोइकियोमेट्री के फैक्टर से समझाया। स्टोइकियोमेट्री, आपको स्टोइकियोमेट्री पता होगी तभी तो आप बता पाओगे कि उसका बैलेंस फैक्टर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, पहले पढ़ते जाओ, कुछ डाउट आएगा तो। मैं फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ, जैसे ही आपको हो जाएगा मैं अनम्यूट करके पूछ लूँगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी वो लोग बोले ना कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक रहता है इलेक्ट्रिसिटी बोला मतलब आई कैलकुलेट, गलत। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है क्यू फाइंड करने बोल रहे हैं वो लोग, ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, जब भी वो लोग क्वेश्चन में ऐसा देते हैं कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, तो उनके दिमाग में आता है इलेक्ट्रिसिटी पास्ट का मतलब है आई फाइंड करना। नहीं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट का मतलब क्यू फाइंड करना है आपको। समझ में आए, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्यू होता है। ठीक है, पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ करंट आई passed through the cell is measured, the time for which the current is passed is noted, है ना। करंट भी मेजर कर लिया, टाइम भी मेजर कर लिया, तो क्यू निकाल ही सकते हैं ना। तो हमें पता ही है क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, है ना। Q किस में मेजर होता है, कूलम्स में। आई किस में मेजर होता है, एम्पियर्स में। टी किस में मेजर होता है, सेकेंड्स में। ब्रैकेट में उसके यूनिट लिखे हुए, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, क्या मतलब है इनका कहने का मतलब, कितना फैराड पास हुआ एक्चुअली ये लोग चार्ज फाइंड करने की बात कर रहे हैं, है ना। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की मतलब फैराडेज की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा है, टोटल चार्ज पास्ट इज Q, द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो लिखा है ना, द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम्स, इट इज रिफर टू एज 1 फैराडे। ये तो मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने कैसे लिखा, आई एफ नहीं है, 1F है, 1F है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नोन एज 1 फैराड। कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछते हैं 1 फैराडे की। ठीक है, 1 फैराडे का डेफिनेशन आप क्या लिख के आओगे एग्जाम में, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे।
which is equals to 96500 coulombs. ठीक है, hence moles of electron actually passed is equals to q upon 96500. सही है, सही तो है। वो लोग बोल रहे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, q upon 96500 तो करोगे। समझो, आपको मैंने बोला कि एक सिस्टम है और उसमें 96500 कूलम्स चार्ज पास हो रहा है, और मैं आपको पूछूं कि एक्चुअली वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ऑब्वियसली 1, क्योंकि हमें पता है 96500 का मतलब ही एक्चुअली 1 ही होता है, और वैसे भी आप उससे डिवाइड भी करोगे तो 1 ही आएगा। ये लोग अलग सेंस में बता रहे हैं। जब कभी भी आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको जो भी चार्ज दिया रहेगा उसको 96500 से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक चीज लिखी नहीं है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, उसकी यूनिट क्या होगी हमेशा, फैराडे। यूनिट क्या होगी, फैराडे। हालांकि सॉरी, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था, यूनिट क्या होगी, मोल्स ही होगी, मोल्स ही होगी। ठीक है, एक मिनट में आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, शायद यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके। एक चीज़ और, मेरे को एक और चीज़ जाननी थी, यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th स्टैंडर्ड में नहीं थे और 12th में आए, मैसेज करो ना, कौन कौन है। मैंने पहले भी पूछा था कि नहीं पता नहीं मुझे, बट कौन कौन है एक्चुअली। एक तो पता है मुझे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट में आए थे, शशांक। बाकी और कौन है, एक ही है कि और कोई है? एक आप हो, ओके। तिशा, ये आप भी न्यू हो ऐसा? हाँ, ओके sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। मतलब आप लोगों ने मेरी शक्ल तो देखी नहीं होगी, ऐसा है, सिर्फ आवाज सुन रहे हो। नहीं सर, पहले लेक्चर में देखा था। पहले लेक्चर में देखा था, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने नहीं देखा। पहले अरे लेक्चर में मतलब कैसे, मतलब समझा नहीं। आपने वीडियो किया था ना फर्स्ट लेक्चर ओ में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो ठीक है, सिर्फ आवाज सुनते जा रहे हो। ओके चलो ठीक है, ये बढ़ते हैं। तो 2 लोग न्यू हैं यहाँ पे, 2 3 3 न्यू है, ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं। तो आपको कभी भी अगर एकदम स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है ना, कैलकुलेशन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। सिर्फ अगर वो लोग बोल रहे हैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड कैलकुलेट करो, सिंपली आपको क्यू दिया रहेगा, डिवाइड बाय 96500 करो, आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया, चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा। इसीलिए मैं ना पिछले क्लास में, मैंने जो पिछले साल जिन स्टूडेंट को सिखाया था, मैंने इस मेथड से नहीं सिखाया, इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके दिया, फालतू में कंफ्यूज हो जाता है, पर ठीक है, पढ़ लेते हैं। Calculation of moles of product form. The balance equation for the half reaction occurring at the electron is devised. The stoichiometry of the half reaction indicates the mole of electron passed and the moles of product form. For the reaction, Cu plus 2 electron gives copper. यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। यहाँ से हमें पता चलता है वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। Cu plus 2 plus चार्ज है वही, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 moles of electrons are required for the production of 1 mole of copper. वो तो क्लियर समझ में आ रहा है ना। आपको 1 मोल कॉपर बनाना है, 1 मोल, इसके आगे स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1। 1 मोल कॉपर बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन कितने पास कराने पड़ेंगे, 2 नहीं है, ऐसा मत बोलना 2, गलत है। 1 मोल कॉपर बनाना है, अब सोचो, थोड़ा दिमाग भी लगाना। 1 मोल कॉपर बनाना है तो आप इलेक्ट्रॉन कितने पास करोगे, 2 मोल। हाँ, 2 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर कैसे बन सकता है, लॉजिक लगाना थोड़ा सा। ठीक है, आंसर इज 2 मोल। बहुत डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 moles of electrons are required for the production of 1 mole of copper. So we can calculate the moles of product form. निकाल सकते हैं। The moles of electron actually passed are given. To simplify further, we introduce the entity mole ratio. हाँ, ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज नोट कर लेना, मोल रेशियो, क्योंकि ये टर्म मैंने आपको नहीं सिखाया। मोल रेशियो का क्या होता है, कभी कभार ये एमसीक्यू भी आ जाता है, मोल रेशियो का फॉर्मूला। मोल रेशियो एक्चुअली क्या होता है, देखो, moles of product formed in the half reaction, moles of the product formed in the half reaction upon moles of electron required in the half reaction.
आप यहाँ क्लियर देख सकते हो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना बना, 1 बना। ऊपर क्या लिखा उन्होंने, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तो इसका मोल रेशियो कितना है, हाफ। तो मोल रेशियो हमेशा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन लिख के ही कैलकुलेट कर पाऊंगा। समझो मैंने आपको दे दिया Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Al, इसका मोल रेशियो कितना आ जाएगा, मैसेज मोल रेशियो कितना आ जाएगा इसका, है ना, आराम से निकाल सकते हैं इसका कितना आएगा 1/3। तो ये मोल रेशियो करके भी एक एमसीक्यू भी आता है और क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया मोल रेशियो। ओके, तो उन्होंने वही समझाया, आप देख सकते हो, फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर मोल रेशियो इज हाफ, therefore moles of product form is equal to moles of electron actually passed into mole ratio। ठीक है, हमने कितने इलेक्ट्रॉन पास किए इनटू मोल रेशियो, फालतू में कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, पूरा चीजें घुमा घुमा के अल्टीमेटली फॉर्मूले को डिराइव किया। तो मोल्स ऑफ अगर आपको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकालना है, अरे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आप मेरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे, मैंने क्या सिखाया आपको, W इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N इंटू एफ लिख रहा हूँ यहाँ पर, I इंटू टी, बराबर। आप मॉलिक्यूलर वेट को नीचे भेज दो, मॉलिक्यूलर वेट को नीचे भेजोगे तो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन N इंटू एफ इंटू I इंटू टी, राइट। ये क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता होगा अपने 11th के नॉलेज से, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होता है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोल्स। तो आप मैंने जो सिखाया उससे भी निकाल सकते हो। तो फालतू में ये सब चीजें से कॉम्प्लिकेशंस होता है, इससे बेटर है कि मैंने आपको जो सिखाया उसी से ही सॉल्व करना एग्जाम में, आपका मार्क्स नहीं कट होने वाला, डोंट वरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इससे भी निकाल सकते हो आप मोल्स। हाँ, ये एक नई चीज है जो मोल रेशियो करके जो टॉपिक है, वो एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, मोल रेशियो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ गया तो मैंने वो नहीं सिखाया अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मोल्स निकाल सकते हो। एक बार आपने मोल्स निकाल लिया तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। आपको पता है वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। तो समझो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया वॉल्यूम कितना रिलीज हो रहा है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम भी मिल जाएगा। समझा क्या मैंने क्या बताया, यस सर। इसीलिए यहाँ पर 11th काम आता है। यही तो रीजन है कि 11th में समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर 11th समझ में आता है तो ही तो 12th समझ में आएगा आपको। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ना, एक्चुअली वो मोर देन इनफ है, उसमें सब कुछ कवर होता है, ठीक है। एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 22.4, ठीक है। तो इन्होंने मोल रेशियो है ऑल घुमा फिरा के किया है। ओके, तो आप देख सकते हो फाइनली इन्होंने वही दे रहा है कि आप देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट। आप देखो फॉर्मूला, अल्टीमेटली फॉर्मूला इनका क्या निकल के आया है, जो मैंने सिखाया वही है, देख लो क्या है फॉर्मूला इन्होंने, W इज इक्वल्स टू मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या पता क्या क्या किया है, ओके, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता है मोलार मास का मतलब, मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मैंने भी आपको ऊपर मॉलिक्यूलर वेट ही बताया था, बराबर है। इन्होंने एक वैलेंसी फैक्टर नहीं लेके क्या लिया, मोल रेशियो। अब आप सोचो इस रिएक्शन में मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता कॉपर के लिए, तो आप क्या लिखते, वैलेंसी फैक्टर 2 लिखते, और मोल रेशियो कितना आएगा, हाफ। तो अल्टीमेटली नीचे तो 2 ही आने वाला है, मोल रेशियो कितना आएगा, हाफ, और नीचे तो क्या जाने वाला है, 2। और वही 2 मैंने आपको किस फॉर्म में बताया, वैलेंसी फैक्टर के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली तो फॉर्मूला तो वही बन रहा है, ये बन जाएगा मोल रेशियो हमारा, क्या बन जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे 96500 वो एफ, I इंटू टी। समझा, Yes, sir. यस सर। इसलिए बेटर है ये सब कंफ्यूजिंग चीज़ों से बेटर है जो मैंने आपको सिखाया है उससे करो, कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला है। हाँ ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल रेशियो, ये आपको पूछ सकते हैं अलग से, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना, मोल रेशियो आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ओके,
इन्होंने क्या किया है, डिफाइन ही नहीं किया। ये एक्चुअली जितना भी अभी समझा ना, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ये पूरा जो भी डिफाइन किया, ये पूरे पेज पे जितना भी ये सब फैराडेज फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इन्होंने लिखा ही नहीं फैराडे फर्स्ट लॉ है, सब ऐसे ही एक साथ ऐसे ही रख दिया सब कुछ, कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने। ये एक्चुअली क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और ये जो अगले पेज पे अभी जो आप देख रहे हो ना, ये सेकंड लॉ है, ये फैराडेज सेकंड लॉ है। ये इतना जो एक्सप्लेन किया, जैसे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ सेकंड, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया है इन्होंने पता नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो फैराडेज फर्स्ट लॉ था जो मैंने अभी आपको अपने हिसाब से समझाया था वो, और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अभी मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कब यूज करना होता है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो सुनो अभी फैराडेज ने क्या बोला है। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा बोला गया है कि समझो अगर दो सेल है और दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, दो सेल है, दोनों सेल लिखा होगा, क्वेश्चन में मेंशन रहता है सीरीज। जैसे ही आपको वर्ड मिल जाए सीरीज, क्वेश्चन में ये क्लू होते हैं कुछ जो पहचानने होते हैं हमें। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन लगे बोर्ड्स में और उसमें लिखा हुआ मिल जाए सीरीज, इन सीरीज, समझ जाओ आपको सेकेंड लॉ लगाना है। आपको सेकेंड लॉ लगाना है। अब क्या होता है सेकेंड लॉ, वो भी समझते हैं। देखो क्या होता है सेकेंड लॉ, देखो सीरीज मैंने आपको बता दिया, उसके लिए क्लू वर्ड है सीरीज। अब उन्होंने क्या बोला था कि अगर दो सेल है और वो दोनों सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उनमें करंट सेम होता है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है ना। पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम होता है, ये हम फिजिक्स में भी सीखते हैं। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या सेम होने वाला है, इसका करंट सेम है। तो फैराडे ने ऐसा बोला कि अगर कोई दो सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं फॉर द सेम टाइम, दोनों के अंदर सेम टाइम के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ सीरीज में कनेक्टेड है तो आई तो सेम हो गया। फिर मैंने ये भी बोल दिया कि दोनों के अंदर सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं तो टी भी सेम हो गया दोनों के लिए। तो मैं वहां से ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट weight of first cell is equals to weight upon of second cell। ये इतना आसान नहीं समझना, डोंट वरी, मैं वापस समझाता हूँ। ये इसका बेस है, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सेल एंड सो ऑन। जितने भी सीरीज में होंगे, समझो तीन थे तो तीन के लिए कैसे लिखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट सेल इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड इक्वल टू फोर्थ, जितने भी होंगे। अब कैसे आया वो भी समझाता हूँ, देखो कैसे आया। समझो फर्स्ट सेल के बारे में मैं क्या लिखूंगा, W1 is equals to equivalent weight 1 अपॉन फैराडे। देखो यहाँ पर ये नहीं आएगा, हाँ क्या बोलते हैं इसको, वैलेंसी फैक्टर। क्यों, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा ही नहीं, मैंने तो इक्विवेलेंट वेट लिखा है, ठीक है। इनटू मैं बोल सकता हूँ I इंटू टी, ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए लिखते हैं, W2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 2 अपॉन F इंटू I इंटू टी। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि क्यों मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, या I के लिए और T के लिए 1 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सीरीज में इसका मतलब दोनों के लिए करंट तो सेम ही होगा, दोनों के लिए अलग अलग लिख के क्या मतलब है। T मैंने आपको बोला ही था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा फॉर द सेम टाइम, तो दोनों में T भी सेम है। F तो सेम ही होता है, F की वैल्यू तो कांस्टेंट है 96500, F की वैल्यू तो कांस्टेंट है 96500। मैं बोल सकता हूँ इसीलिए उनके आगे मैंने 1 और 2 नहीं लिखा। अब आप सोचो, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली ये एफ ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू EW1 यानी इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। और मैंने थोड़ी देर पहले ये तो बताया था, W1 अपॉन E1, इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, W1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1 और W2 को उसकी जगह ऊपर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ मैं वापस समझा देता हूँ। हालांकि टाइम बहुत कम बची है, लेक्चर अगर रुक गया और बीच में अगर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि एक टाइम रहती है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है,
समझ जाना, लेक्चर ओवर है, हम अगले क्लास में समझेंगे, वापस आने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए बेटर है आप वापस बताना। ओके, मैं वापस समझा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 सेल कनेक्ट किए थे, अब दोनों सेल में मैंने क्वेश्चन के अंदर क्लू क्या रहेगा, दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड फॉर द सेम टाइम। ठीक है, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट इज सेम, आई हो गया सेम, फॉर द सेम टाइम टी भी सेम हो गया। एफ की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दो सेल मैंने कनेक्ट किया आपस में, हो सकता है कि पहले वाले, ध्यान से सुना, पहले वाले सेल के अंदर CuSO4 हो, उसके अंदर CuSO4, और समझो दूसरे वाले सेल, जो दूसरा मैंने बीकर है जो दोनों सीरीज में कनेक्ट किया, उसमें AlCl3 हो, AlCl3 हो। अब आप ही सोचो कि अगर एक में कॉपर था, CuSO4, एक में AlCl3, तो ऑब्वियसली दोनों का वैलेंसी फैक्टर अलग, तो 2 है, एल्यूमिनियम के लिए 3 है। अगर दोनों का वैलेंसी फैक्टर अलग है तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट भी अलग होगा, दोनों का इक्विवेलेंट वेट भी अलग होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट खुद किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट के आगे 1 और 2 लगाया है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग होगा, इक्विवेलेंट वेट दोनों के लिए अलग अलग होगा, है ना। अगर दोनों के लिए इक्विवेलेंट, और दोनों के अंदर मास भी अलग अलग डिपॉजिट होगा, इसीलिए W1 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन F इंटू I इंटू T। W2 दूसरे वाले के लिए मैं लिखूंगा तो क्या, EW2 अपॉन F इंटू I इंटू T। दोनों का मैंने अगर रेशियो ले लिया, I कैंसिल, T कैंसिल, F कैंसिल, फाइनली निकल के क्या आता है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है, कैसा इसका न्यूमेरिकल आएगा, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसको प्लीज़ वापस रिवाइज कर लेना आप एक बार, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो नेक्स्ट क्लास में। तो मैं वापस इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ वैसे तो, बट फिर प्लीज़ पढ़ के आना। ठीक है, अब कैसा न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको अगले क्लास में बता दूँगा। एनी डाउट, कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई डाउट किसी को? ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में क्लू ये रहा, देख लो, क्लियर दिख रहा है आपको, दिख भी गया होगा, इन सीरीज। देखो इसमें एक ये है और एक ये है, ये भी क्लू, इससे भी समझ में आ जाता है, जब कभी भी दो दो कंपाउंड दिए रहते हैं तो भी समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये फैराडे सेकंड लॉ से रिलेटेड है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम अगले क्लास में। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखे, इन सीरीज दिखा, समझ जाए। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना, किसी को कोई भी टाइप का डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई फियर है, कुछ भी है, प्लीज टेंशन मत लेना, मैं हूँ हमेशा। आप लेक्चर में मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, आप लेक्चर के बाहर पूछोगे ना तो मैं नहीं बता पाता, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बिजी होता हूँ। एक्चुअली ऐसा है मेरा, एक्चुअली ऐसा ही रहता है मेरा। तो किसी को कोई पूछना है तो आप क्लास में हमेशा पूछ सकते हो मुझे, किसी को कोई भी टाइप का डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको Yes, sir. कोई चीज़ से डर लगे तो भी मुझे पूछ सकते हो कि अरे एग्जाम में कुछ कोई नर्वसनेस है कुछ चीज़ को लेके कि हमारे एग्जाम का क्या होगा, कुछ ऐसा भी रहता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। लेक्चर के दौरान आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, चलेगा।